हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विराट सक्सेना। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो की पहले चर्चा कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेदों के बारे में ख़त्म कर लिया था। ठीक है, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, ठीक है, वेदों के बारे में ख़त्म कर लेते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा रिविज़न कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को पढ़ने में, है ना, याद करने में आसानी हो जाए थोड़ा। ठीक है, तो वेदों के बारे में थोड़ा रिविज़न करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आप उसका जवाब करिएगा कमेंट में। ठीक है, तो आप बताइए कि ऋग्वेद को, ठीक है, ऋग्वेद को जो लोग पढ़ते हैं उनके पाठकर्ता को क्या कहते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में, ठीक है, लेक्चर 1 और 2 में देखा था, पढ़ा भी था दोनों वीडियो में। ठीक है, तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं। उसी तरह, ठीक है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को, सामवेद के पाठकर्ता को, अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, ये आप बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब, इसको नज़रअंदाज मत करिए। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग उनको समझिए अच्छे से। ठीक है, हाँ, तो हम लोग यहाँ इस वीडियो में क्या चर्चा करने वाले हैं आज के टॉपिक के साथ। तो हम लोगों ने कल की वीडियो, ठीक है, पिछले वीडियो के अंत में एक लाइन पढ़ी थी, हम लोगों ने पढ़ी थी कि महाकाव्य और पुराण में इंडिया, भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंत में पढ़ा था। तो अभी जो दो शब्द आए यहाँ पे, महाकाव्य और पुराण, ठीक है, महाकाव्य और पुराण, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज का क्या टॉपिक है हम लोग का, आज का टॉपिक है हम लोगों का क्या है, पुराण। ठीक है, क्या है हम लोगों का आज, पुराण। तो पुराण है क्या, है ना, किसने बनाया, कहाँ से आया, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि पुराण की रचयिता, है ना, इसकी रचना करने वाले, है ना, इसकी रचना करने वाले कौन हैं। तो पुराण की रचयिता जो हैं लोमहर्ष और उनके पुत्र, किसको जाता है, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को जाता है। ठीक है, जो पुराण है ना, पुराण के रचयिता कौन है, पुराण के रचयिता है हमारे लोमहर्ष, ठीक है, और उनके पुत्र, ठीक है, उनके पुत्र हैं कौन, उग्रश्रवा। ठीक है, पुराण के रचयिता, ठीक है, पुराण के रचयिता पुराण के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। ठीक है, तो ये पुराण के बारे में हो चुका है। अब क्या आता है, इनकी संख्या कितनी है। इनकी संख्या हम लोगों ने आखिरी वीडियो में पढ़ी थी, है ना। जिनको याद होगा वो कमेंट में करिए, जिनको याद नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है ना। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है, तो पुराण की संख्या है हमारी 18। ठीक है, पुराण की संख्या हमारी है कितनी, पुराण संख्या हमारी 18 है, जिनमें से, है ना, जिनमें से खाली 5 पुराण को हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, जिसमें से खाली 5 पुराण को ही हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि 5 ही पुराण ऐसे हैं जिसमें राजाओं की वंशावली मिलती है। यानी कहने का मतलब ये है कि 18 में से ये 5 पुराण ही मेन हैं। ठीक है, तो कौन कौन से पुराण हैं ये हम लोग देखते हैं। तो पहला पुराण हमारा कौन सा है, पहला पुराण हमारा है कौन सा, मत्स्य। ठीक है, पहला पुराण है हमारा मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण। दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारा वायु पुराण। ठीक है, दूसरा है हम लोगों का वायु पुराण। ये सब पुराण आप लोग जानते भी होंगे, पहले से जानते होंगे तो और अच्छा है, नहीं जानते तो अच्छे मन लगा के पढ़िए यहाँ से, है ना। कोई दिक्कत की बात है तो आप हमें बेझिझक कमेंट करिए। विराट सक्सेना क्या उनके नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, आप उसको फॉलो करिए, वहाँ पूछिए, है ना। सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे फॉलो करिए, आराम से पूछिए, बेझिझक होकर के समझिए, दिल खोल करके। ठीक है, हाँ, तो अगला है हमारा विष्णु पुराण। ठीक है, ठीक है, तीसरा पुराण कौन सा है हमारा, विष्णु पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। ठीक है, अब कौन सा आता है, भगवत ब्राह्मण पुराण। आप देख लीजिए,
ठीक है, ये कौन सा आता है हमारा ब्राह्मण पुराण। फिर एक और बचता है, ठीक है, ब्राह्मण पुराण। एक और कौन सा बचता है, एक हमारा और बचता है, कौन सा आखिरी बचता है हमारा भागवत पुराण। ठीक है, आखिरी हम लोग का बचता है क्या, भागवत पुराण। ठीक है, 18 पुराण है हम लोगों के। ठीक है, इसमें से 5 पुराण को हम लोग को पढ़ता है। ठीक है, पहला है मत्स्य, दूसरा है वायु, तीसरा है विष्णु, चौथा है ब्रह्मण और पांचवा कौन सा, भगवत पुराण। ठीक है, आप इन लोगों को नोट कर लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसा आपका मन हो। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों ने हमें चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग नए उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, जो पुराने उनकी बात ही नहीं है, सब्सक्राइब किए हैं हम लोग जानते हैं, है ना। हाँ, तो वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए बेझिझक होकर के, है ना। हाँ, चलिए, आप हो गया है सबका, ठीक है, चलिए। कोई दिक्कत की बात हो तो आप लोग बताइए हमें, है ना। हाँ, चलिए, अब हम लोग जो 5 पुराण थे हमारे, कौन कौन से थे, हमारे मत्स्य पुराण, ठीक है, वायु पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्राह्मण पुराण, ये 5 पुराण के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला कौन सा आता है, मत्स्य पुराण। ठीक है, पहला है कौन सा हम लोगों का, मत्स्य पुराण। पहला कौन सा है लोगों का, मत्स्य पुराण। ठीक है, पुराण में से अब हमारे आते हैं कौन से, हमारे आते हैं मत्स्य पुराण। अब ये जो मत्स्य पुराण है, ठीक है, ये मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन, है ना, सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन और प्रमाणित, ठीक है, सबसे प्राचीन और प्रमाणित पुराण। ठीक है, 5 पुराण, ठीक है, 5 पुराण में से मत्स्य पुराण, ठीक है, 5 पुराण में से मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन, है ना, सबसे पुराना और सबसे प्रमाणित पुराण। ठीक है, और इससे हमें जो है आंध्र सतवाहन वंश की जानकारी हमें मिलती है। कौन सी, आंध्र सतवाहन। ठीक है, इन सब के बारे में लोग आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, कौन सी जानकारी मिलती है हमें, आंध्र सतवाहन वंश की जानकारी हमें किससे मिलती है, मत्स्य पुराण से। सिंपल सा है, नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुराण है। ठीक है, और आंध्र सतवाहन वंश की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। मत्स्य पुराण से हमें आंध्र सतवाहन वंश की जानकारी हमें मिलती है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, ये हमारे मत्स्य पुराण के बारे में हो चुका। अब आगे हम लोग वायु पुराण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया इसका, ठीक। आगे कौन सा हम लोग का था, वायु पुराण। ठीक, वायु पुराण हमारी राइटिंग थोड़ी उल्टी नीची है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, है ना। हमारी राइटिंग बनती ही नहीं है ना, क्योंकि पहले हम लोग क्लास कर रहे हैं तो हमारी राइटिंग बन नहीं रही है। आप लोग कुछ मैनेज कर लीजिए, सही, आगे हमारी राइटिंग सही हो जाएगी, है ना, पढ़ते पढ़ते, है ना। हाँ, तो अब हम लोग वायु पुराण में क्या है, तो वायु पुराण में हमें खाली एक ही जानकारी मिलती है। दूसरे पे वैसे तो एक ही जानकारी मिली है कि वायु पुराण से हमें किसकी, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, किसकी जानकारी मिलती है हमें, गुप्त वंश की। ठीक है, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। जैसे हमें इससे पहले मत्स्य पुराण, ठीक है, तो मत्स्य पुराण में हमें आंध्र सतवाहन वंश की जानकारी मिलती थी, उसी तरह वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी हमें मिलती है। नोट कर लीजिए, ठीक है, ये हुआ वायु पुराण के बारे में। अब अगला क्या है, विष्णु पुराण। चलिए,
अगला कौन सा है हम लोगों का? अगला है विष्णु पुराण। इसके कुछ एपिसोड्स भी आते हैं टीवी में, है ना। हाँ। तो विष्णु पुराण से हमें किसकी जानकारी मिलती है? वायु पुराण से गुप्त वंश जानकारी मिलती थी। विष्णु पुराण से हमें किसकी जानकारी मिलती है? विष्णु पुराण से हमें मिलती है मौर्य वंश की जानकारी, है ना, मौर्य वंश की जानकारी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, है ना। वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलो नोट कर लिया इसको। आज आप लोगों को कुछ अच्छा मतलब धुंधला धुंधला नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना, बढ़िया साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। हाँ, हम आप लोगों को ध्यान में रखते हैं ना, इसीलिए हम लोग आपकी चिंता करते हैं। उसी तरह आप भी थोड़ी चिंता कर लीजिए हम लोगों की, ठीक है। आप चिंता कर लीजिए। करना क्या चिंता में, खाली अपना एक हाथ उठाना है यहाँ से और खाली सब्सक्राइब बटन पर से क्लिक कर देना। इतने ज़्यादा मेहनत का काम आप कर दीजिए हम लोगों के लिए, है ना, क्योंकि हम भी इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो खाली ऐसे धीरे से हाथ उठा कर सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटा हो वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, बस, ठीक है। हाँ, तो देखिए एक और आया इसके अंदर एक लाइन है, ठीक है। लूसेंट में आपके पास बुक है तो बुक खोलिए, है ना। तो वहाँ पे एक तो मैत्रेयी संहिता लिखा है, ठीक है। मैत्रेयी संहिता क्या लिखा है? मैत्रेयी संहिता, मैत्रेयी संहिता। तो मैत्रेयी संहिता में है क्या? एक यहाँ पे बताया गया लूसेंट में कि इसमें महिलाओं की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है। किसमें? मैत्रेयी संहिता में, ठीक है। यानी मैत्रेयी संहिता में महिलाओं की गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है। खाली ये लूसेंट में आपको बताया गया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। इसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं दिया है। शतपथ, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसमें जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि हमारी ये अर्धांगिनी है, हमारी वो अर्धांगिनी है ना, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, इस तरह से कुछ सुनते आएंगे। तो ये जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से ये चलता आया है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही स्त्रियों को पुरुषों की क्या बताया गया है? अर्धांगिनी, ठीक है, अर्धांगिनी बताया गया है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इसको। इसी तरह एक और लाइन आई है स्मृति ग्रंथियाँ, ठीक है। ये बायोलॉजी में नहीं ग्रंथियाँ, है ना, हाँ, तो वो ग्रंथि नहीं है, इसमें स्मृति ग्रंथि है, ठीक है। तो इसमें जो है स्मृति ग्रंथियों में से एक प्रमाणित और प्राचीनतम एक मनुस्मृति मानी गई है, जो शुंग काल से संबंधित है। आप इसको देखिए, खाली इतना पढ़ना है आपको, क्या? मनुस्मृति, है ना। मनुस्मृति किससे संबंधित है? शुंग काल से, है ना। मनुस्मृति किससे संबंधित है? मनुस्मृति संबंधित है शुंग काल से, ठीक है। खाली इतना आप नोट करिए। मैत्रेयी संहिता में स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी स्थिति प्राप्त हुई है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों को पुरुषों की अर्धांगिनी बताया गया है। मनुस्मृति शुंग काल से संबंधित है। ये तीन आप लाइन नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, एक इसी तरह नारद स्मृति आई है ना। आप नारद स्मृति भी आई है एक, तो नारद स्मृति, ठीक है, नारद स्मृति। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है गुप्त युग से, है ना। ये संबंधित है गुप्त युग, ठीक है। नारद स्मृति किससे संबंधित है? गुप्त युग से संबंधित है। और जातक कथाएं हैं, है ना। आप लूसेंट की बुक सामने रखिए, है ना। हाँ,
तो जातक कथाओं से संबंधित गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यानी जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की जानकारी हमें मिलती है। किससे? जातक कथाओं में। तो आप ऐसे लिख लीजिए कि गौतम बुद्ध की, है ना, गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की जानकारी, है ना, पूर्व जन्म की जानकारी किससे मिलती है? जातक कथाओं से। ठीक है, किससे मिलती है हमें? जातक, ठीक है, जातक कथाओं से। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। मैथिली संहिता में स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी उससे प्राप्त हुई है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों को पुरुषों की अर्धांगिनी बताया गया है। ठीक है, मनुस्मृति शुंग काल से संबंधित है। नारद स्मृति गुप्त युग के बारे में बताता है। और जातक कथाओं गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की जानकारी मिलती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आ चुका है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। नहीं समझ में आया है तो आप इंस्टाग्राम पर जाइए, कमेंट करिए। ठीक है, कि मुझे समझ में नहीं आया है आप बताइए हमें, हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। हीनयान का नाम सुना आप लोगों ने? हीनयान, हीनयान, हाँ, मैगस्थनीज आए थे। हीनयान, मैगस्थनीज की पुस्तक कौन सी थी? इंडिका थी, है ना। उसी तरह हीनयान, ठीक है, हीनयान के बारे में हम लोग देखते हैं। हीनयान का एक ग्रंथ है, इसमें बताया गया है। ठीक है, हीनयान। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? हीनयान कथा का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु, हाँ, कथा वस्तु था। ठीक है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? कथा वस्तु। ठीक है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? कथा वस्तु था। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। भगवती सूत्र महावीर स्वामी से संबंधित है। देखिए एक लाइन यहाँ पे एक और आई है कि जैन धर्म जो था, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सबके बारे में। इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सनातन धर्म, ब्राह्मण धर्म, है ना, सबके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, आप नोट करिए, आप इसको नोट कर लीजिए पहले कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? कथा वस्तु था। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद क्या है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। ठीक है, ये लिख लीजिए कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञान होता है। ठीक है, और उसी तरह भगवती सूत्र महावीर स्वामी से संबंधित है। आप इतना लिख लीजिए हमें पहले कि प्रारंभिक इतिहास जैन धर्म का कल्पसूत्र से ज्ञात होता है और महावीर स्वामी किससे संबंधित है? भगवती सूत्र से महावीर स्वामी संबंधित है। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का। आगे क्या है? चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या है आगे। आगे लूसेंट में दिया है आप लोगों का। चलिए इसको बिगाड़ते हैं पहले हम लोग, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए हम ये जितने भी पढ़ रहे हैं, जितनी भी लाइन पढ़ रहे हैं, जो भी शब्द पढ़ रहे हैं, लूसेंट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। आप अगर आपने हमारा लूसेंट लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा, हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप पहले उसको देखिए, फिर जाके यहाँ पे हम लोगों को देखिए। ठीक है, जो इस चैनल पे नए। तो अर्थशास्त्र, आप लोगों ने चाणक्य का नाम सुना है ना? चाणक्य। अब आप चाणक्य बताइए कि चाणक्य जो है वो, है ना, चाणक्य जो है वो किस काल से या फिर किस वंश से संबंधित है? कमेंट करके बताइए कि चाणक्य जो थे वो किस वंश से संबंधित थे। चलो अगला यहाँ पे क्या दिया है? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का संबंध हमारा राजनीति से है। ठीक है, अर्थशास्त्र आप लोग पढ़ते होंगे या फिर पढ़ेंगे आगे, है ना, या पढ़ चुके होंगे।
जो भी आपको जैसा होगा। तो अर्थशास्त्र का संबंध हमारा राजनीति से है, ठीक है। अर्थशास्त्र का जनक हमारा राजनीति से है, जिसके लेखक चाणक्य हैं, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, है ना, ये तीन लोग अलग अलग हैं या तीनों एक साथ हैं? तीनों एक ही हैं या फिर तीन अलग अलग? हाँ एक ही है ना, हाँ एक ही है। चलिए पता है आप लोगों को। तो अर्थशास्त्र का संबंध हमारा राजनीति से है, और अर्थशास्त्र जनक कौन है ना, जो लेखक है इसके, वो चाणक्य है। चाणक्य को हम लोग और दो नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप। अब जो हमारा अर्थशास्त्र था यहाँ पे, ठीक है, तो अर्थशास्त्र के बारे में देख लीजिए पहले। अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, लेखक कौन थे? चाणक्य, ठीक है। इसके लेखक कौन थे? ये थे हमारे लेखक, ठीक है, ये लेखक थे हमारे अर्थशास्त्र के, ठीक है। अब चाणक्य थे, ठीक है, अब चाणक्य थे। इसके बाद अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र हमारा 15, ठीक है, अर्थशास्त्र हमारा 15 अधिकरणों, ठीक है, अधिकरणों। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों तथा 180, ठीक है, और 180 जो है प्रकरणों, ठीक है, इसमें प्रकरणों में विभाजित है, ठीक है। इससे मौर्य काल की जानकारी मिलती है ना, इससे मौर्य काल की जानकारी मिलती है, क्योंकि चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अभी हमने आपसे पूछा था कि चाणक्य किस वंश संबंधित हैं। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे, अगर इतना हिंट भी नहीं जानते होंगे, है ना, तो आप लोग पहले उसको पढ़ के आइए, फिर यहाँ पढ़िए। नहीं तो आप कमेंट करके बताइए कि ये किस वंश से संबंधित थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात करी है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, ठीक है। ये अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। और अर्थशास्त्र से हमें, ठीक है, अर्थशास्त्र से हमें किसकी जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र से हमें चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। हाँ, ठीक है। तो सॉरी फॉर द प्रॉब्लम, सारा थोड़ी लाइट चली गई है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, अपना डिस्कस करते हैं, है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबको आ रहा है, देख लेता हूँ मैं एक बार, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है, दिख रहा है सबको, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं, ठीक है। ये 15 अधिकरणों 180 प्रकरणों में विभाजित है, ठीक है। फिर अर्थशास्त्र हमें किससे जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र से हमें चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, अर्थशास्त्र से हमें चंद्रगुप्त मौर्य जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। अर्थशास्त्र से हमें चंद्रगुप्त मौर्य जानकारी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि जो चाणक्य थे हमारे, ये गुरु थे इनके, ठीक है, ये गुरु थे इनके। नहीं आ रहा समझ में? फिर देख लीजिए एक बार कि अर्थशास्त्र से हमें चंद्रगुप्त मौर्य जानकारी मिलती है, क्योंकि जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, इसलिए हमें इससे चंद्रगुप्त की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। चलिए इतना हो गया हम लोग का, ठीक है, बिगाड़ देते हैं। आप नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपका मन हो, ठीक है। लेकिन आप नोट्स बनाते चलिएगा, है ना, आप नोट्स बनाते रहिएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं आप उसको लिखते रहिएगा, है ना, क्योंकि ये बार बार नहीं उठ सकता है। आप चाहे बार उसको देख लें, लेकिन बार तो नहीं पढ़ा सकते हैं ना। आप नोट बना चलिए बस। चलिए तो अगला क्या है हम लोगों का, ठीक है। तो अगला क्या है? अगला हम लोग देखते हैं, चलिए। अगला संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। इसकी रचित पुस्तक रास तरंगिणी है, जिसे जम्मू कश्मीर के इतिहास से है। तो देखिए यहाँ पे अपलोड करने वाली बात है ना, संस्कृत साहित्य, ठीक है। संस्कृत साहित्य में जो ऐतिहासिक घटनाएं होती है ना, संस्कृत साहित्य में जो ऐतिहासिक घटनाएं होती उसको, है ना, उसको
उस घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास, है ना, उस ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास जो है कल्हड़ के द्वारा किया गया था, है ना, जिसके द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी? राजतरंगिणी थी। ठीक है, कल्हड़। ठीक है, तो कल्हड़ के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी? राजतरंगिणी। ठीक है, के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी? राजतरंगिणी थी, जिसका संबंध किससे था? कश्मीर के इतिहास से। कश्मीर के इतिहास से। आप सिंपल सा देखिए, यहाँ पे आप कुछ न जानिए, खाली इतना पढ़ लीजिए आप कि कल्हड़ रचित पुस्तक कौन सी थी? राजतरंगिणी थी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से था। ठीक है, और कुछ ना देखिए। ठीक है, ऐतिहासिक घटनाओं क्रमबद्ध लिखने का प्रयास कल्हड़ ने किया। इससे कोई जरूरत नहीं है। खाली इतना देखिए, कल्हड़ राजतरंगिणी की पुस्तक थी, है ना, सॉरी, कल्हड़ जो है राजतरंगिणी के द्वारा लिखा गया और इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। ठीक है, चलो अगला एक और पुस्तक आई है अष्टाध्यायी, है ना। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी, जिसके लेखक कौन थे? पाणिनि। अष्टाध्यायी, ठीक है, कौन? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ठीक है, इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि। ठीक है, ये जो अष्टाध्यायी पुस्तक है हमारी, ये संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है ना। ये संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है ना। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन है और उसके लेखक कौन है ना। तो आप सीधे बताइए कि संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है, उसके लेखक हमारे पाणिनि हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? ये दिक्कत की बात होगी, आपको अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और बचा है, हम कंप्लीट कर लेते हैं इसको। ठीक है, गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, जिसके लेखक कत्यायन है ना। हाँ, तो एक गार्गी संहिता थी। कौन? गार्गी संहिता। गार्गी संहिता के बारे में, गार्गी संहिता, तो इसके लेखक ये जो है गार्गी संहिता जो एक ज्योतिष ग्रंथ है, जिसके लेखक कौन है? कत्यायन। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? कत्यायन। ठीक है, गार्गी संहिता के लेखक कौन है? ठीक है, ये हमारे लेखक हैं। ठीक है, गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कत्यायन है। ठीक है, और गार्गी संहिता जो है ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, ये एक कौन सा है? ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अगला आता है कि अरबों की सिंध विजय का उल्लेख रचनामा में मिलता है। आप इसको नोट कर लीजिए, कोई जरूरत की बात नहीं नोट करना तो कोई बात भी नहीं है ना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिखा देते हैं क्योंकि लूसेंट में आपको दिया है, ये लूसेंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देख लीजिए कि अरबों की सिंध विजय का उल्लेख जो रचनामा में मिलता है। नोट करिए आप लोग कि अरबों की सिंध विजय का उल्लेख चचनामा में मिलता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। अब अगला आता है महाभाष्य। आप इसको जानते होंगे, है ना। हाँ, अगला क्या है? महाभाष्य। महाभाष्य, ठीक है, तो महाभाष्य है, इसकी रचना किसने की? इसकी रचना की थी पतंजलि, है ना। पतंजलि, जो समय पतंजलि के प्रोडक्ट आ रहे हैं वो नहीं, वो प्रोडक्ट हैं पतंजलि के, है ना। तो ये पतंजलि थे उस समय ये, है ना, जिसकी रचना की थी महाभाष्य। ये जो है रचयिता, है ना, ये रचयिता है। ठीक है, पतंजलि। अब पतंजलि ने की थी, ये जो है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, है ना। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी और पतंजलि जो थे ये
ये पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। आप नोट कर लीजिए, है ना। महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने की थी। और जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इससे हमें, है ना, तो पतंजलि से हमें जो है शुंगों का इतिहास पता चलता है। किसका पता चलता है? शुंगों का इतिहास। ठीक है, इससे हमें शुंगों का इतिहास में पता चलता है। चलिए अब नोट कर लीजिए आप लोग इसको, है ना, नोट कर लीजिए। पुराने में हम लोग पढ़ रहे थे क्या? गार्गी संहिता, जिसके लेखक कौन थे? कात्यायन थे। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इन्हीं से हमें शुंगों का इतिहास पता चलता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया? ठीक है, तो अब हम आपको ये बताते हैं, है ना, कि प्राचीन भारत में, है ना, प्राचीन भारत में हम लोग प्राचीन भारत को 4 भागों में बांटे थे, है ना। आप तो सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है। प्राचीन भारत को हम लोग 4 भागों में बांटे थे। पहला कौन सा था? धर्म ग्रंथ। दूसरा कौन सा था? ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा कौन था? विदेशियों का विवरण। चौथा था हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो अब यहाँ से आप लोगों का धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ समाप्त होता है। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ में हम लोगों ने वेद, पुराण, महाकाव्य और कुछ पुरानी पुस्तकें हैं, लेखक हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग विदेशियों का विवरण, है ना, विदेशियों का विवरण, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो विदेशियों का विवरण के बारे में क्या पढ़ना है? जैसे आप लोग जानते हैं कि मैगसनीज आए थे, है ना, और हमारे ये जिसके बारे में लोग पढ़ेंगे अभी, कौन थे वो लोग, है ना, तो उसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेरोडोटस आए थे आप लोग के, ठीक है, हेरोडोटस आए थे, नियोकस आए थे, अरबी लेखक आए थे, चीनी लेखक आए थे, फाहियान आए थे, अरबलूनी आए थे। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये कब आए, किसके शासनकाल में आए, क्यों आए, क्या करने आए, कितने दिन तक रहे यहाँ पे, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे के वीडियो में। तो अब तक के लिए यही समाप्त होता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अगर नहीं समझ में आया कोई चीज़, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, मैं उसके लिंक आपको दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, है ना। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, है ना, कि जो इस समय कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं, है ना, कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं या फिर किसी अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो वो इस वीडियो को देखें, समझें और कुछ ज्ञान प्राप्त करें, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।